हेलो गाइस, मेरा नाम रौनक यादव है और मैं आज आपको यूजीसी नेट के लिए जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर होता है उसके जो प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। एक्चुअली में सब लोगों को पता होता है कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी आई वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन से आप उस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं, तो कैसे आप उसको विद एक्सप्लेनेशन सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन वाइज आपको सोल्व करके वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप एक क्वेश्चन को से पूरा एक टॉपिक कवर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो आंसर है वो करेक्ट है वो तो आपको पता है या आपको आंसर की में मिल जाएगा, लेकिन वही आंसर करेक्ट क्यों है, बाकी 3 करेक्ट क्यों नहीं है, उस तीनों का उस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको पता है कि यूजीसी नेट ने इस ईयर के लिए जून 2020 के लिए अपनी डेट है, फॉर्म्स डेट है वो और एक्सटेंड कर दी है, तो आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज अपराइट इन केस ऑफ। उसके 4 आंसर्स हैं: बायोमास, एनर्जी, नंबर एंड ऑल ऑफ द अबव। देयर आर 3 काइंड ऑफ पिरामिड। हम पहले आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर है कि एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होगा। अब ये क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, या बाकी दोनों क्यों नहीं होंगे, और कौन कौन से में वो अपराइट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ कि एनर्जी जो है वो ऑलवेज लॉस्ट होगी वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर वो डिक्रीज होगी तो वो ऑलवेज, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, वो सब में एनर्जी है वो लॉस होगी। देयर इज 10% लॉ, मतलब कि 90% एनर्जी वो एज ए हीट लॉस होगी और जो 10% एनर्जी है वो ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होगी। नंबर ऑफ पिरामिड है वो अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। अपराइट होगा वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होगा, इन्वर्टेड होगा वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होगा। अब नंबर ऑफ पिरामिड, एनर्जी ऑफ पिरामिड और बायोमास ऑफ पिरामिड का इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच रिस्पेक्टिव ट्रॉपिक लेवल्स। एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी एज रिस्पेक्टिव ट्रॉपिक लेवल्स पे होता है। ऐसे ही जो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास है वो भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होता है। अपराइट ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है और इन्वर्टेड टेरेस्ट्रियल और पॉन्ड इकोसिस्टम में होता है। यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं। तो आपका एक पिरामिड का जो है टाइप ऑफ पिरामिड है वो आपका पूरा टॉपिक है वो इससे कवर हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ेंगे तो इसलिए हर आंसर क्वेश्चन जब सोल्व करते हो उससे रिलेटेड हर चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। पेरियार केरला, ए बी रणथंबोर एमपी, सी है पन्ना यूपी, डी है बांधवगढ़ बिहार। अब इसमें से जो सही आंसर है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे सही आंसर है वो पेरियार केरला ए है। वो क्यों है, क्योंकि ये सब जो है एक टाइगर रिजर्व है और हमें इसमें देखना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है वो सवाई माधोपुर राजस्थान में है। पन्ना और जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो दोनों एमपी में है। और एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ मैक्सिमम टाइगर रिजर्व भी है। 6 नंबर में है जो टाइगर रिजर्व है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टोटल 50 टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट इंडिया में है। प्रोजेक्ट ये टाइगर रिजर्व बनाने की जो योजना है वो प्रोजेक्ट टाइगर से शुरू हुई थी 1973 से। और इंडिया है वो जो 80% टाइगर्स का है वो होम है। पूरे वर्ल्ड में 80% टाइगर्स हमारे यहाँ मिलते हैं। तो इसके हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको उसके पूरे कंसिक्वेंसेस आपको पता चल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं यही क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो एग्जाम है उसमें। क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिक ग्रुप्स व्हिच इज नॉट सोल्यूबल इन बोथ एसिड और अल्कली। मतलब हमें इनसोल्यूबल दोनों में होना चाहिए, वो ना एसिड में सोल्यूबल होगा। आंसर्स है हमारे फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन और ऑल ऑफ द अबव। और तो सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका ह्यूमिन है। तो इसका आंसर ह्यूमिन क्यों है। ह्यूमिक सब्सटेंसेस है उसकी 3 सब कैटेगरीज होती है: फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। जो फुल्विक एसिड होता है वो दोनों में सोल्यूबल होता है। यहाँ आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच इज सोल्यूबल इन बोथ एसिड, उसमें आंसर फुल्विक एसिड होता। ह्यूमिक एसिड जो है वो सोल्यूबल होगा सिर्फ एल्कली में, एसिडिक में नहीं होगा। और ह्यूमिन जो है
वो ऐसा ह्यूमिक सब्सटेंस है जो दोनों में इनसॉल्युबल होगा, चाहे एसिडिक हो चाहे अल्कली। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो ह्यूमिन होगा। तो यहाँ से आप ये तीनों पूरा ह्यूमिक सब्सटेंसेस का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो आप तो ऐसा जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इश्यूज इकोमार्क नोटिफिकेशंस, और आंसर्स है हमारा ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर इसका है वो डी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इको मार्क होते क्या हैं। इको मार्क है वो एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक स्टैंडर्ड लेवल डिसाइड करता है कि इकोसिस्टम पे या इन्वायरमेंट पे उसका लीस्ट इम्पैक्ट हो। और ये इको मार्क की जो योजना है वो 1989 में सबसे पहले आई थी, बट एप्लीकेशन इसका 1991 में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो क्वेश्चंस है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में पूछे गए हैं। इससे रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैं पूरा एक टॉपिक आपको कवर करवा रहा हूँ कि आप वो टॉपिक पूरा आपको पता हो कि उससे रिलेटेड क्या चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वोट इन द ईयर 1976, कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। आंसर ए है हमारा इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 48A, बी है इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 51AG, और सी है इंसर्शन ऑफ बोथ आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG, और डी आंसर है नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका आंसर है वो सी है, कि दोनों आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए गए थे। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों आर्टिकल हैं क्या, जो जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल जो 48A है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है, जिसका मतलब स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब जो स्टेट की है कि ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा यानी इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट और सेफगार्ड द फॉरेस्ट पॉलिसी, ये स्टेट की एक पॉलिसी होगी। और आर्टिकल 51AG क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। मतलब जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ साथ हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की जो है उस ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, लेक्स वगैरह को है वो प्रोटेक्ट करेगा, जितने भी हमारे नेचुरल चीजें हैं उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा जो आर्टिकल जो 42nd है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अमेंड की गई थी। इसकी वजह से मैक्सिमम अमेंडमेंट हमारा जो 42nd अमेंडमेंट में ही हुआ है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज और हुआ था जो क्वेश्चन भी यूजीसी में पूछा जा चुका है, कि जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट है उसको स्टेट लिस्ट से हटा के कंक्यूरेंट लिस्ट में आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंक्यूरेंट लिस्ट। तो पहले स्टेट है उसका जिम्मा था फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, लेकिन अभी ये कंक्यूरेंट लिस्ट में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली नेचुरल गैस किसकी कंपोज्ड होती है। अब आंसर है हमारे मेथेन, एन-ब्यूटेन, एन-ऑक्टेन या ए मिक्सचर ऑफ एन-ऑक्टेन और एन-ब्यूटेन। यहाँ आंसर है मेथेन। ज़्यादातर लोगों को पता होता है नेचुरल गैस मेथेन है, CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। एंड एक्सप्लेनेशन इसके पीछे क्या है कि जो CNG है मेनली कंपोज्ड ऑफ मेथेन है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि LPG जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो प्रोपेन से बनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होके पूछा जा सकता है। CNG LPG की फुल फॉर्म आप सबको पैसे पता होती है, जिनको नहीं भी पता है तो मैंने यहाँ इनका फुल फॉर्म लिखा है, आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Which one of the following is an in situ method of biodiversity conservation। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि in situ मेथड होना चाहिए। हमारे आंसर्स हैं रिजर्व फॉरेस्ट, B नेशनल पार्क्स, C सेंचुरीज और D ऑल ऑफ दी अबव। अब आंसर इसमें D है, मैं बता देता हूँ, लेकिन क्यों है इसके पीछे हमें जानना होगा कि इन सिटू मेथड होता क्या है कंजर्वेशन का। तो इसके जो इन सिटू मेथड है इसका मतलब होता है कि जो स्पीसीज है उसको वहीं कंजर्व करना है उसके नेचुरल हैबिटेट में, जहां उसका नेचुरल हैबिटेट होगा वहीं। जैसे हमने नेशनल पार्क्स बना दिया, सेंचुरी बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा दो तरीके के कंजर्वेशन होते हैं, एक इंसिट्यू और दूसरा होता है एक्सिट्यू। वो भी मैंने यहाँ आपको बताया कि एक्सिट्यू का मतलब होता है आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उनको वहां से लाके किसी दूसरी जगह पे उन्हें हमें कंजर्व रखना है,
तो उसमें हम जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, जू या आर्बोरेटम जो भी हैं वो सब एक्सिटिव कंजर्वेशन में आते हैं, जहां हम देखते हैं कलेक्शंस वगैरह जो, तो वो एक्सिटिव कंजर्वेशन होते हैं। तो आपका दोनों तो कवर हो गए कि इन सिटू कंजर्वेशन, एक्सिटिव कंजर्वेशन होते क्या हैं और कौन कौन से इनके एग्जांपल्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मीजो स्केल फेनोमिना, और आंसर्स है हमारे टोर्नेडो, सी ब्रीज, सी साइक्लोन और डी ईडीज। और यहाँ पे जो आंसर्स है मीजो स्केल फेनोमिना का वो सी ब्रीज है। अब क्यों है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मीजो स्केल फेनोमिना ये होते क्या है। बेसिकली जो 3 टाइप्स के फेनोमिना होते हैं, माइक्रो स्केल, मीजो स्केल और सिनोप्टिक स्केल फेनोमिना। माइक्रो स्केल फेनोमिना जो है वो होते हैं जिनकी जो लेंथ है वो कम होती है, विद इन 1 किलोमीटर या विद इन 5 किलोमीटर तक जिनकी रेंज होती है वो माइक्रो स्केल फेनोमिना होते हैं। उनके एग्जांपल्स टोर्नेडो है, रेनबो है, कन्वेक्टिव अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट है, वो माइक्रो स्केल में आते हैं। मीजो स्केल्स है वो 5 टू सेवरल 100 किलोमीटर तक उनकी लेंथ हो सकती है। उसमें से हम थंडरस्टॉर्म है, गैप विंड्स है, डाउन स्लोप विंडस्टॉर्म है या लैंड सी ब्रीज है। इसके अलावा सिनोप्टिक स्केल फेनोमिना है वो पूरे मोस्टली काफ़ी एरिया को कवर करते हैं, ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर होते हैं। इसमें साइक्लोन्स आते हैं जो सिनोप्टिक स्केल होता है। तो मैंने यहाँ आपको तीनों स्केल्स के एग्जांपल बता दिए। क्वेश्चन आइडेंटिफाई माइक्रो स्केल फेनोमिना भी हो सकता था या रिपीट हो सकता है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को जब भी आप जो 4 आंसर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड टॉपिक पूरा कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुअरली न्यूरिश्ड लेक्स आर नोन एज। सबसे पहले आंसर है ओलिगोट्रॉपिक, बी है यूट्रोफिक, आंसर सी है मेसोट्रॉपिक और डी है जीरोट्रॉपिक। तो पहले आंसर्स की मैं बात कर देता हूँ। इसका जो आंसर्स है वो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स है। और क्यों है ओलिगोट्रॉपिक लेक? बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट जो लेक्स है वो 3 तरीके की होती है, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक और यूट्रोपिक। ओलिगोट्रॉपिक जो लेक होती है वो होती है उसकी जिसकी लो प्रोडक्टिविटी होगी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों होगी? क्योंकि लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। तीसरी बात, उसमें अगर न्यूट्रिएंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो एल्गल ग्रोथ होगी नहीं, तो वाटर क्लियर होगा और ड्रिंकिंग वाटर होगा। मोस्टली ये कोल्ड रीजन्स में होती है जो ओलिगोट्रॉपिक वो लेक्स होती है, ये कोल्ड रीजन्स में होती है। उसके बाद आती है मेसोट्रॉपिक, ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, न्यूट्रिएंट भी होते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में होती है, ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रोपिक के। यूट्रोपिक है वो हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, रिच न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, वो यूट्रोपिक लेक्स होती है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इज, कि बायोटिक इंटरेक्शन हाईएस्ट लेवल किस में होता है इंटरेक्शन। सबसे पहले आंसर है म्यूचुअलिज्म, बी प्रीडेशन, सी पैरासिटिज्म और डी एमेंशियलिज्म। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टाइप्स हैं ये टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं, पॉजिटिव और 2 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो आंसर हमारा यहाँ पे है वो है बी प्रीडेशंस। वो क्यों है मैं बता देता हूँ आपको कि जो म्यूचुअलिज्म होता है वो उसमें क्या होता है कि दोनों स्पीसीज है वो आपस में बेनिफिशियल होंगी, उपयोगी। इसमें आप लाइकन्स का एग्जांपल देखते हैं। प्रीडेशंस में प्रीडेशन और पैरासिटिज्म जो है उसमें एक पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, मतलब एक जो है वो हेल्पफुल होगी और दूसरी है वो अफेक्ट करेगी, उसको दूसरी स्पीसीज को अफेक्ट करेगी। एमेंशियलिज्म जो है उसमें एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज पे गलत इफेक्ट करेगी लेकिन दूसरी है वो अनअफेक्टेड रहेगी, वो उस पर कोई वो नहीं करेगी, एमेंशियलिज्म होता है। तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस है वो प्रीडेशंस में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं न्यू अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो अपलोड करूं, जो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें जैसे नेट की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, टक्कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए अच्छे से घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से प्रिपरेशंस करो। धन्यवाद।